यस बच्चों, अपना कौन सा लेसन चल रहा था? लेसन नंबर 9। ओके, फ्रॉम विलेज टू टाउन्स, यही लेसन है अपना। देखिए स्टूडेंट्स, अपना इसमें कौन सा हो गया था? आई थिंक पेज नंबर 65 एंड 66 हो गया होगा। ओके, बच्चों बताइए कहां तक हो गया था? मनीष नाथावत, कहां तक हमने कर लिया था ये? यस, हम करेंगे पेज नंबर 66। ओके, पेज नंबर, टेक आउट पेज नंबर 66, फीचर्स ऑफ दिस पीरियड। पेज नंबर 66, और इसमें अपना टॉपिक है फीचर्स ऑफ दिस पीरियड। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए इसमें मेन फीचर्स क्या थे इसके। ओके, पाली एंड संस्कृत बुक्स आर डिटेल इंफॉर्मेशन। ये हमने पढ़ लिया था, बट एक बार और कर लेते हैं थोड़ा सा ये। ओके, पाली एंड संस्कृत बुक्स आर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लरिशिंग टाउन्स। अब देखिए पाली बुक्स है, तो पाली बुक्स का मतलब क्या हुआ कि पाली लैंग्वेज में लिखी हुई, ओके, और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई जो बुक्स है, तो उन बुक्स में उस समय की जो भी कंडीशन है उन सब के बारे में उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उससे हमको हेल्प मिलती है कि उस समय जो टाउन्स थे वो किस तरह से फ्लरिश हुए, यानी कि किस तरह से वो समृद्ध हुए, विकसित हुए। सम ऑफ देम वर पाटलिपुत्र, जैसे कि पाटलिपुत्र है, राजगृह है, अयोध्या, वाराणसी, कौशाम्बी, ओके, श्रावस्ती, तो ये किस तरह से वहां पर डेवलप हुए। द मेन फीचर ऑफ दिस पीरियड वर, अब देखिए उसके मेन फीचर्स कौन कौन से थे कि उसमें आयरन टूल्स ज्यादा यूज किए जाने लग गए थे, यूज ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी यूज किए जाने लगे थे, ओके, काली मिट्टी के बने हुए बर्तन, यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स। बर्न ब्रिक्स का मतलब है कि जो ईंटों को पकाया जाता है, पकाकर उनको मजबूत किया जाता है, तो वो ईंटें अब मकान बनाने में इनमें यूज होने लगी थी। यूज ऑफ मेटल मनी, करेंसी थी वो भी अब चेंज हो गई, अब मेटल से बनी हुई करेंसी यूज होने लगी। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास हुआ था, क्योंकि अब बेटर टूल्स थे, यानी कि आयरन से बने हुए टूल्स यूज किए जाने लगे थे। ओके, और इसके अलावा जो इरिगेशन का जो मेथड है वो भी अब इम्प्रूव हो गया था। तो ये उसके मेन फीचर्स थे। यूज ऑफ रिंग बेल्स,
टॉयलेट्स, ड्रेन, पाइप्स, गार्बेज बिन्स, ओके, ये भी यूज होने लगे थे। अब देखते हैं अपना आज का जो टॉपिक है वो है रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, कि गांव में जो रेजिडेंट्स थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट देयर वर ए लिस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। अब देखिए जो नॉर्दर्न पार्ट था, जो सदर्न पार्ट था इंडिया के अंदर, तो उसमें 3 डिफरेंट काइंड्स के पीपल रहते थे, यानी कि जो लोग रहते थे उनको 3 कैटेगरीज में या पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? लार्ज लैंड ओनर्स। लार्ज लैंड ओनर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जिनके पास में काफी बड़ी लैंड थी और वो उनके मालिक थे, उनके पास में बहुत ज्यादा जगह थी। इन द तमिल रीजन वर नॉन एज वेलार। क्लियर है? तो उनको वेलार कहा जाता था तमिल रीजन के अंदर, यानी कि जो तमिल क्षेत्र है तो वहां पर ऐसे लैंड ओनर्स जिनके पास काफी ज्यादा जमीनें थी, ओके, तो उनको वेलार कहा जाता था। अंडरलाइन कीजिए इसमें। Big land owners in Tamil are called Vellar. Vellar. Ordinary plugmen were known as Uzwar. और जो सामान्य जो प्लगमैन थे जो कि खेत की गुड़ाई वगैरह करते थे, खुदाई करते थे, उनको उजवार कहा जाता था। And landless laborers including slaves were known as Kadashiar and Adimai. अब देखिए जो लैंडलेस लेबरर्स थे, ओके, यानी कि जिनके पास खुद की जगह नहीं थी, खुद की जमीनें नहीं थी, केवल वो दूसरे जो फार्मर्स थे, बिग फार्मर्स थे, जैसे कि ये वेलार वगैरह, तो इनके खेतों में वो वर्क करते थे। इसके अलावा जो स्लेव्स थे, ओके, यानी कि जो गुलाम थे, तो उनको कडासियार या कडासियार और अडिमाई कहा जाता है। यानी कि जो लैंडलेस लेबरर्स उनको कडासियार और जो स्लेव्स थे उनको अडिमाई कहा जाता था। कहां पर? तमिल रीजन में, तमिल क्षेत्र के अंदर। हर जगह इनके डिफरेंट नेम हो सकते थे, बट अभी अपन कहां की बात करते हैं? सदर्न इंडिया। विलेज हेडमैन वाज नॉन एज द ग्राम भोज का, और जो विलेज हेडमैन रहता था यानी कि गांव का जो मुखिया रहता था उसे ग्राम भोज का कहा जाता था। इसके भी अंडरलाइन कीजिए। वेलार के करना, उजवार के करना, कड़ासियार, आरामाई और ग्राम भोज का। तो विलेज हेडमैन यानी कि गांव का जो मुखिया रहता था उसे ग्राम भोज का कहा जाता था। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द पोस्ट वाज हेरिडेटरी एंड यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली। अब देखिए पोस्ट हेरिडेटरी सिस्टम था वहां पर उस समय, यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली, कि उनके जो हेड रहते थे वो सेम फैमिली, यानी कि जैसे उनके फादर हो गए, फिर उनका जो बेटा था वो हेडमैन बन गया, फिर उसके बाद में उसका जो बेटा था वो हेडमैन बन गया। तो इस तरह से ये हेरिडेटरी सिस्टम वहां पर उस समय था। द पोजिशन फॉर जनरेशन द ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। और जो ग्राम भोजका रहता था वो लार्जेस्ट लैंड ओनर रहता था, यानी कि वो बड़ा किसान रहता था, सबसे ज्यादा जमीनें उसी के पास में रहती थी। He had slaves and hired workers to cultivate the land. उसके पास में स्लेव्स भी रहते थे, गुलाम रहते थे, इसके अलावा वर्कर्स भी रहते थे जो कि उनकी जो जमीनें रहती थी, उनके जो खेत रहते थे, तो वहां पर कल्टीवेशन से रिलेटेड वर्क करते थे। He was given powers. He also collected taxes from the villages on the order of the king. तो किंग द्वारा वो जो जमीन, नॉर्मल अपन उनको जमींदार भी कह सकते हैं जो लैंड ओनर्स थे, तो इन लैंड ओनर्स को किंग द्वारा, यानी कि वहां के जो भी शासक रहते थे, रूलर्स होते थे, इनके द्वारा पावर दी हुई रहती थी और वो अपने गांव के लोगों से टैक्सेस वगैरह वसूल करते थे। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. इसके अलावा जैसे कि वहां कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाता था तो उनसे उनके फैसले, छोटे मोटे जो फैसले रहते थे उनको सुनाने से और जजमेंट से रिलेटेड वर्क भी ये करता रहता। कभी कभी
ये पुलिसमैन की जैसे भी वर्क करता था। कहने का मतलब है कि जो ग्राम भोज का था, ये सबसे पावरफुल पर्सन रहता था गांव के अंदर, हेडमैन रहता था ये। ओके, इनका जो सिस्टम था वो हेरिडेटरी सिस्टम था, और किंग द्वारा इसको काफी पावर्स मिली हुई थी। तो ये वहाँ के जो वर्कर्स, जो भी फार्मर्स रहते थे, उनसे ये टैक्स वगैरह वसूल करते थे। ओके, रेवेन्यू लेते थे। इसके अलावा कई बार ये जो है न्याय संबंधी कार्य भी करते थे। तो ये इसका वर्क हो गया, क्योंकि आपके इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम भोज का। ओके, या व्हाट वर द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम भोज का। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीजें अपनों को आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके इसमें गृहपति। ओके, गृहपति वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। तो गृहपति भी एक दूसरे इंडिपेंडेंट फार्मर्स रहते थे। दे वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। तो जो सबसे जो बड़े रहते थे ग्राम भोज का, जिनको अपन वेलार कहा जाता था, ये उनसे थोड़े छोटे होते थे। कहने का मतलब है कि इनके पास जगह जो रहती है वो उनसे थोड़ी कम होती थी, खेत उनसे थोड़ी थोड़े कम रहते थे, तो वो कहलाते थे गृहपति। Were other independent farmers, they were small landowners, landless laborers were called दास कर्मकारा। इनके पास भी लैंडलेस लेबरर रहते थे, जिनको दासा कर्मकारा कहा जाता था। अंडरलाइन कीजिए, लैंडलेस लेबरर्स को क्या कहा जाता था? दास या फिर कर्मकारा। आपने पढ़ा होगा पहले भी एक बार ये वर्ड आया था, कर्मकारा। ओके, तो लैंडलेस लेबर्स को कर्मकारा कहा जाता था। They included both craftsmen such as blacksmiths, potters, carpenters, and weavers. Every village had. They include both men and women. तो ये जो कर्मकारा रहते थे, इसमें मैन एंड वुमेन दोनों ही रहते थे, और हर विलेज के अंदर कुछ क्राफ्ट्समैन, ब्लैक स्मिथ्स, पॉटर्स, कारपेंटर और वीवर्स रहते थे, जो कि अपने खुद से रिलेटेड जो भी वर्क होता था वो करते थे। जैसे ब्लैक स्मिथ है तो वेपन्स वगैरह बनाना, ओके, टूल्स बनाने का काम करते थे लोहे से। पॉटर मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का काम। कारपेंटर जो लकड़ी वगैरह के काम करता था। वीवर्स कपड़े से रिलेटेड वर्क करते थे। तो इन सब के अपने अपने वर्क रहते थे। क्लियर है? तो सबसे जो हेडमैन हो गया, जिसके पास सबसे ज्यादा जगह रहती थी, उनको ग्राम भोज का कहा जाता था, या फिर उनको वेलार भी कहा जाता था साउथ लैंग्वेज के अंदर। और उससे जो छोटे फार्मर्स होते थे उनको गृहपतिस कहा जाता था। इनके पास भी इनके अपने वर्कर्स रहते थे, दास भी कहते थे इनको, या फिर जो लैंडलेस लेबरर रहते थे वो रहते थे कर्मकारा। ओके, इसके अलावा गांव के अंदर आपको बता दिया क्राफ्ट्समैन रहते थे, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर्स, ये भी रहते थे। तो आपके इसमें 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो हो गया ग्राम भोज का और हो गया गृहपति। दोनों लगभग सेम है, ओनली 1 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है कि जो ग्राम भोज का ये हेडमैन रहता था, और ये जो काफी इनके पास काफी ज्यादा जगह रहती थी, लार्ज लैंड ओनर्स रहते थे। और जो गृहपति हैं, ओके, तो ये स्मॉलर लैंड ओनर्स रहते थे। बाकी दोनों के काम लगभग एक जैसे थे, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। ये अपने जो क्षेत्र रहता था उसका हेड रहता था, और जो ग्राम भोज का है वो पूरे विलेज का रहता था। पोटर्स वर पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो पोटर्स थे वो भी उसमें काफी इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज दे प्रोड्यूस ए वाइड वेराइटी ऑफ मड वेजल्स यूज्ड बाय पीपल इन द विलेज। अब जो पोटर्स रहते थे यानी कुम्हार, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो इनकी भी काफी उस समय इंपॉर्टेंस थी, बिकॉज उस समय क्या थे, जो बाकी जो मेटल से बने हुए तो वेजल्स थे नहीं, तो मिट्टी से बने हुए बर्तन ही यूज होते थे। तो गांव के लोगों के लिए, ओके, तो ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे गांव के लोगों के लिए, एंड द सिटीज और शहर के लोगों के लिए। ब्लैक एंड रेड वेयर वर वन सच टाइप ऑफ मड वेजेस। इसी तरह ब्लैक वेयर और रेड वेयर भी पाए जाते हैं, यानी कि रेड वेयर का मतलब है लाल मिट्टी से बने हुए बर्तन, या इस तरह से, ओके, और ब्लैक यानी कि काली मिट्टी से बने हुए बर्तन। These vessels are red on one side and black on other side. इसके अलावा ये कुछ कलर्स भी उसमें यूज कर देते थे, जैसे कि ये वन साइड से तो क्या होते थे, रेड होते थे बैक साइड से, और एक तरफ दूसरी तरफ से ब्लैक भी हो सकते थे।
तो इस तरह से ये डिफरेंट कलर के वेजल्स बनाते थे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशर्स वेयर, जिसे NBPW कहा जाता है। फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इसमें। तो NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि ब्लैक पॉलिश यानी कि ब्लैक कलर में वो करे हुए रहते थे। Was another important type of pottery. It is black in color and exhibits a very fine polish washing. अब देखो ये जो पॉट्स रहते थे, ओके, तो ये ब्लैक कलर किए हुए रहते थे और काफी अच्छी वेल उनमें चमकदार पॉलिश की हुई रहती थी। It was first produced around 500 BC in the Ganga Valley. और सबसे पहले ये जो ब्लैक वेयर थे, ओके, जो आपकी इसमें पिक्चर भी दे रखी है लेफ्ट हैंड में, तो ये सबसे पहले गंगा वैली के आसपास के क्षेत्रों में बनाए गए थे लगभग 500 BC एंड वाज लार्जली यूज्ड थ्रू आउट द मौर्यन एम्पायर। और वो मौर्य एम्पायर में लगभग सभी जगह ये काफी यूज किए जाते थे। यहां तक क्लियर है बच्चा? ओके, नेक्स्ट है आपके क्राफ्ट्स पीपल। ओके, हाथ से इनसे कोई जो मैन्युफैक्चर करते हैं, चीजें बनाते हैं, वो क्राफ्ट्स पीपल होते हैं। इट इज क्लियर दैट आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट्स में नॉट हैव सर्वाइव्ड। अब देखिए, अगर आर्कोलॉजिकल इवेंट एविडेंस के हिसाब से देखें तो बहुत सारे अपने पास में क्या है, जो क्राफ्ट से रिलेटेड जो वर्क है वो सर्वाइव नहीं है, बिकॉज वो नष्ट हो जाते हैं, इतने टाइम में डीके हो जाते हैं। फ्रॉम लिटरेरी एविडेंस, लेकिन लिटरेरी एविडेंस अपने पास में है, वी नॉट है, वी केम टू नो दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट। अब देखिए, हाथ से बनी हुई चीजें हैं तो इतने ईयर्स हो गए, ओके, हजारों साल हो गए, तो इतने में वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, डिके हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ओके, तो वो तो हमें डायरेक्ट इतने नहीं मिल पाते, लेकिन लिटरेरी जो एविडेंस है उससे हमें ये इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है कि उस समय क्या था, क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट, कि उस समय अपने यहाँ पर जो कपड़े वगैरह थे ये बनाए जाते थे, ये काफी इम्पोर्टेंट उस समय का काम था। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, और कुछ फेमस सेंटर भी थे जहां पर ये वर्क बहुत ज्यादा होता था, जैसे कि नॉर्थ के अंदर वाराणसी। इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ, बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स। तो मैन एंड वुमेन दोनों ही ये वर्क करते थे। मर्चेंट्स यानी व्यापारी वगैरह एंड क्राफ्ट्स पर्सन वर ऑर्गेनाइज्ड। दे फॉर्म्ड एसोसिएशन नॉन एज श्रेणीज, अंडरलाइन कीजिए, SHRENIS, श्रेणीज। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, कि जो मर्चेंट्स है, क्राफ्ट्स पर्सन है, ओके, तो इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन भी बना रखी थी, अपनी एक कोई संघ बना रखा था जिसको श्रेणीज कहा जाता था। द फंक्शन ऑफ द श्रेणीज वाज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रोक्योर रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब ये जो श्रेणीज था, ये इनका जो संघ था, उनका मेन वर्क क्या था, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, की लोगों को ट्रेन करना, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करवाना, ओके, इसके अलावा फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इनसे रिलेटेड ये वर्क, इनसे रिलेटेड जो भी वर्क था वो श्रेणीज करते थे। प्रोडक्ट श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड, ओके, और इसके अलावा व्यापार से रिलेटेड वर्क भी ये करते थे। दे आल्सो सर्व्ड एज बैंक, इसके अलावा जैसे बैंक अपना वर्क करता है उसी तरह ये भी वर्क करते थे एज ए बैंक। रिच मैन एंड वुमेन यूज टू डिपॉजिट देयर मनी इन श्रेणीज। अब देखिए क्या होता था कि जो रिच मैन वुमेन है तो अपनी जो मनी रहती थी तो वो इनके पास में डिपॉजिट करवा देते थे श्रेणीज के पास में। फिर श्रेणीज क्या करते थे, जिस तरह से बैंक वर्क करता उसी तरह की वो हो सकता है उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे देते हो जब उनको जरूरत हो, और उस मनी को ये दूसरी जगह यूज में ले लेते थे। आगे बात समझ में? या कोई नीडेड पर्सन है तो उसको भी उसमें से दे देते थे। तो इस तरह से ये एक बैंक की जैसे काम करता था ये ग्रुप। मनी वाज इन्वेस्टेड एंड आउट दैट इन्वेस्टमेंट,
तो उसमें इन्वेस्ट भी किया जा सकता था या आउट भी किया जा सकता था। पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न और पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए जो रिच मैन वुमेन है तो जिन्होंने उसमें मनी डिपॉजिट करवाई तो उसके बदले में उनको रिटर्न में इंटरेस्ट भी मिलता था। या फिर यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज विहार एंड मोनेस्ट्रीज। इसके अलावा जो विहार बनाते थे, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स वगैरह ऐसी जो चीजें बनती थी उनमें भी उस पैसे को लगाया जाता था। ओके, बट जो डिपॉजिटर्स हैं उनको वो मनी वापस जब उनको जरूरत होती थी रिटर्न कर दी जाती। तो इस श्रेणी से ऐसे बैंक की जैसे उस समय वर्क करते थे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का अपना? क्योंकि अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक आ रहा है सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड, संगम लिटरेचर। इससे पहले वाले में कुछ एनी क्वेश्चन कुछ पूछना हो, आपको डाउट हो, पूछिए। वेरी गुड। सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड। अब देखिए उस समय के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, उसके स्रोत कौन कौन से। सोर्सेज मीन्स होता है स्रोत, ओके, यानी कि माध्यम। संगम लिटरेचर, ये आपको मैंने बता रखा है कि जो तमिल लिटरेचर है, ओके, जो तमिल लिटरेचर है कि यानी कि उस समय तमिल के अंदर वो तमिल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो उस समय की जो भी कंडीशन थी, ओके, तो उन सबको उस बुक में लिखा हुआ है, लिखा गया है उस समय के लोगों द्वारा। तो उसको तमिल लिटरेचर या संगम लिटरेचर हम कहते हैं। तो नॉर्मल उसको संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। We know about the residents of the ancient villages from the Sangam literature. The earliest work in Tamil. आगे बात समझ में? It was composed around 2300 years ago. लगभग ये 2300 साल पहले लिखे गए थे और उस समय के जो भी विलेजेस वगैरह थे उन सब के बारे में उसमें वर्णन किया हुआ है। तो उसको हम तमिल लिटरेचर कहते हैं। These texts were termed as Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangam of poets and novels that were held in the city of Madurai. Okay? अब देखिए इसको ऐसा माना जाता है, इसको क्यों कहा जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कंपोज किए गए हैं, ओके, असेंबल किए गए हैं, तो इसलिए कि इसके अंदर क्या है, जो नॉवेल्स के या पोइट्स की इनकी जो भी चीजें थी वो मदुरई के अंदर इन सबको इसमें असेंबल किया गया है, एक साथ उसमें लिखा गया है। तो जब वो असेंबल हो गए यानी कि उनका संगम हो गया, इसलिए इसको संगम लिटरेचर कहा जाता है और ये मदुरई में किया गया था। लिटरेचर टेक्स्ट पार्ट pertaining to this period make a mention of many towns, okay, during this period. Some of towns are कावेरीपट्टनम, बोध गया, पाटलिपुत्र, वैशाली, कौशाम्बी, अरिकमेडु, मथुरा, राजगढ़, उज्जैन, ओके। तो इन सभी जगहों के बारे में उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है अपने जटाकाज। जटाकाज आपको पता होगा किससे कहते हैं? नहीं पता? जो भगवान बुद्ध है तो इनकी जो पिछले जन्म की जो कहानियां है, ओके, पहले वाले जन्म की जो इनकी स्टोरीज है, कहानियां हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पहले भी जन्म लिया था, तो उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज है तो उनको एक जगह लिखा गया है। तो वो जो लिटरेचर है उसको जटाकाज कहा जाता है। ओके, तो इसमें कुछ इसमें स्टोरीज हैं, तो स्टोरीज के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, नॉलेज दी जाती है, तो वो सब कहलाती है जटाकाज। Jatakas were the stories probably composed by common people and they were written down and preserved by Buddhist monk. Okay, तो ये कॉमन पीपल द्वारा लिखी गई है और जो बौद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं उनके द्वारा इनको प्रिजर्व
यानी कि उनको सुरक्षित रखा गया था। दे टेल अस अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द पीरियड। तो ये भी हमें उस समय की जो भी लाइफ थी, उस समय में जो भी व्यवस्थाएं थी, उन सब के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देती है। अब इसमें ए में नेम्ड वाइज ये एक स्टोरी है बॉक्स के अंदर। ओके, तो ये केस स्टडी आप सेल्फ करना। नेक्स्ट पेज 68। ओके, अब देखिए देयर आर सेवरल अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ अर्ली सिटीज। अब देखिए इसमें क्या है, इसके अलावा कुछ और भी एविडेंस है जिससे कि हमें उस समय की जो सिटीज हैं, अर्ली सिटीज हैं, इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। दे आर स्टोरीज इन द कार्ड सीन डिपिक्टिंग पीपल लिव्स इन टाउन्स, विलेजेस एंड फॉरेस्ट। तो स्टोरीज है कि वहाँ के जो भी लोग थे, ओके, गांव में, शहरों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनकी स्टोरीज उसमें बताई गई है। दीज पिलर्स एंड रेलिंग वर यूज्ड टू डेकोरेट। इसके अलावा तो मतलब पेंटिंग के माध्यम से स्टोरी बताई गई है। ओके, और उनको डेकोरेट भी किया गया है डिफरेंट टाइप से, जैसे रेलिंग वगैरह उसमें यूज की गई है। गेटवे ऑफ द बिल्डिंग दे वर विजिटेड बाय पीपल। देयर आर हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और सेटलमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ कॉमन पीपल। हाउसेज मेक ऑफ वुड। अब देखिए हाउसेज उस समय किसके बनाए होते हैं, जैसे वुड के, मड के, ब्रिक्स के, थेस्ट के। थेस्ट मीन्स क्या होते हैं, जो घास फूस वगैरह रहती है उनको थेस्ट कहा जाता है। ओके, accounts of travelers and sailors who visited these people are important source of information. अब देखिए ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स मीन्स होता है यात्री, सेलर्स जो कि जहाजी मार्ग से आते हैं, जहाज से आते हैं। ओके, सी रूट से आते हैं, उनको सेलर्स कहा जाता है। तो ये जब आते हैं, पीपल आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए जब वो इंडिया में आए, ओके, तो इंडिया में आकर उन्होंने क्या किया, अपनी बुक्स वगैरह लिखी। तो उन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी, तो उसमें उस समय की जो भी कंडीशन थी, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वहाँ के रिलीजन से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड, तो उन सब चीजों को उन्होंने अपने बुक्स वगैरह में लिखा। तो वो भी एक अपने लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए सोर्स है। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज बीन फाउंड by an unknown Greek seller. He gave a vivid description of the ports are visited. उसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स भी है कि एक कोई ग्रीक सेलर था, उसका नेम पता नहीं क्या था, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ओके, अननोन ग्रीक सेलर है वो। तो उन्होंने भी उस समय की जो अपने यहाँ की कंडीशन थी, ओके, डिफरेंट पार्ट्स की, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। अब देखो द स्टोरी ऑफ Behrigaza, the Greek name for Bharuch. At Bhargaza, the gulf is very narrow and also very difficult to navigation. अब देखो उन्होंने उस गल्फ के खाड़ी के बारे में लिखा है कि काफी नैरो थी, नेविगेशन उसमें से आसान नहीं था, सी रूट से जब आते थे। एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन एम्प्लॉयड बाय द किंग हैड टू स्टीयर द शिप्स। तो उन्होंने जो भी लोकल फिशरमैन है या जो भी किंग के जो भी वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज थे, उनके जो भी एक्सपीरियंस थे उन्होंने उसमें लिखा है। इम्पोर्ट इनटू, ये भाड़ूच को ही अपन, भड़ोस एक जगह है, तो उसको पहले बारगजा कहा जाता था ग्रीक लैंग्वेज में। तो इसमें इंक्लूड किया गया है कॉपर, कोराल, टिन, लीड, टोपाज, वाइन, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स एंड क्लॉथ्स। ओके, तो ये सभी उस रूट से क्या होते थे, इंपोर्ट होते थे, यानी कि आयात होते थे। रितिका कहाँ गई थी बीच में? यस,
Plants from the Himalaya, agate, cotton, कैनिलिन, आइवरी, परफ्यूम एंड सिल्क वर द एक्सपोर्ट। ओके, ये एक्सपोर्ट होते थे हिमालय और बाकी जगह से। मर्चेंट्स ब्रॉट स्पेशल गिफ्ट्स फॉर द किंग दैट इंक्लूड सिंगिंग बॉयज, फाइन क्लॉथ्स, वाइन्स, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वेजल्स ऑफ सिल्वर। तो ये सभी मर्चेंट्स को ये दिए जाते थे गिफ्ट के रूप में। ओके, जब वो जो भी जो गुड्स है उनको सेल आउट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए उस समय क्या सिस्टम था कि जो चीजें थी उनको एक्सचेंज किया जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या मेथड था। ड्यूरिंग द पीरियड कॉइन्स वर द मेन यूनिट ऑफ करेंसी। अंडरलाइन कीजिए उस समय जो कॉइन्स थी, ओके, वो आ गई थी और कॉइन्स यानी कि जो करेंसी थी वो यूज होती थी उस समय। आर्कोलॉजिस्ट है फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स। जो आर्कोलॉजिस्ट है यानी पुरातत्ववेत्ता हिंदी में बोलते हैं, तो उनको काफी यानी कि थाउजेंड्स कॉइन्स मिले हैं उस समय के, बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर यूज्ड। पंच मार्क्ड यानी कि उसके ऊपर कुछ पंच निशान किया हुआ रहता था उस रूलर से रिलेटेड, तो उनको कहा जाता था पंच मार्क, कुछ मोहर रहती थी उसके अंदर। They were in use about 500 years. They are called by this name because the design were punched on the metal, copper or silver. अब देखिए उसको पंच मार्क कॉइन क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसके ऊपर क्या था, पंच किया हुआ रहता था, कोई मेटल, कॉपर या सिल्वर जो भी रहते थे उसके ऊपर कुछ डिजाइन बनाई गई रहती थी, इसलिए उनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। Before the advent of coins in India, trade was mostly practiced under barter system. अब देखिए जब ये कॉइन्स चले थे इंडिया में, उससे पहले जो बार्टर सिस्टम था वो ही यूज होता था। ओके, ट्रेड सिस्टम के अंदर। और बार्टर सिस्टम मीन्स क्या होता है कि जो गुड्स रहते हैं उन्हीं को एक्सचेंज किया जाता है। आपको जैसे पता है कि किसी को चीनी लेनी है और उसके पास क्या है, उसके पास वीट है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता था जिसको वीट की जरूरत हो, गेहूं की जरूरत हो और उसके पास चीनी हो, तो वो गेहूं दे देता और उसके बदले में चीनी ले लेता। ओके, ये बार्टर सिस्टम था कि एक चीज दे देना और दूसरी चीज उसके बदले में ले लेना। ये बार्टर सिस्टम था क्योंकि उस समय करेंसी नहीं थी। बाद में ट्रेड में करेंसी यूज होने लगी। अब देखिए बार्टर सिस्टम में क्या था, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। आगे बात समझ में, एक चीज दे देते और दूसरी ले लेते। लेकिन उसमें आपको पता है काफी उसमें प्रॉब्लम्स होती थी। पहले उनको देखना पड़ता था कि किस व्यक्ति को उसकी जरूरत है, तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा डिफिकल्ट एंड इन हैंडलिंग गुड्स। ओके, कि हैंडलिंग करने में भी काफी प्रॉब्लम होती थी कि इतनी बड़ी चीज को, गेहूं की बोरी को ले जाना, या किसी को गोट चाहिए और उसके पास काऊ है तो काऊ को देना, फिर गोट्स को लेना, एक काऊ के बदले ज्यादा गोट्स। ओके, इसी तरह डिफरेंट जो वैल्यू रहती थी उसकी गुड्स की, तो उसके हिसाब से ये जो है इनकी क्वांटिटी कम ज्यादा होती थी, तो उनको हैंडल करने में काफी परेशानी होती थी। इसके अलावा फिक्सिंग जो रेट थी वो थी नहीं, तो एक्सचेंज में वो भी उनकी जो वैल्यू है, एक्सचेंजिंग वैल्यू, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स होती थी कि एक जो गाय है उसकी वैल्यू कितनी जो गॉड्स है उसके बराबर होगी, या एक बोरी गेहूं है तो उसकी वैल्यू कितनी बोरी चीनी के बराबर होगी। तो इस तरह से वैल्यू निकालने में भी उसमें काफी प्रॉब्लम होती है। सम कॉमन आइटम्स लाइक शेयर्स, कॉन्चेस, फूड आइटम्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये उसमें कॉमन जो थे वो गुड्स थे जो कि उसमें एक्सचेंज होते थे। क्लियर है? नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टाउन्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, काफी लॉन्ग पॉइंट है ये और लास्ट भी है। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, और चैप्टर को आप प्रॉपरली रीड करना। नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट हो पहले वो क्लियर करना। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।